जब बूढ़े पिता को बहू बेटे ने कुत्तों की कोठरी में रखा, तब बेटी ने सिखाया ऐसा सबक कि उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। सुंदरलाल जी अपनी कोठरी में बैठे अपनी पत्नी रेखा के साथ बिताए उन हसीन पलों में खोए हुए थे, जब वे अपनी शादी के तुरंत बाद तीसरे दिन ही रेखा के मायके पग फेरे के लिए जाने वाले थे और रेखा की साड़ी उसके पायल में फंस जाने के कारण वो अपने ससुराल की दहलीज ही पार नहीं कर पाई और वहीं पैर में साड़ी फंस जाने के कारण गिर गई। सुंदरलाल जी का तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन रेखा शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी उसकी ननद श्यामा आई और उसे उठाकर अंदर ले जाकर दूसरी साड़ी बदलवा कर बोली, क्यों भाभी, ससुराल में इतना मन रम गया कि मायके जाने का मन ही नहीं कर रहा है क्या? और जोरदार ठहाका लगाकर वह भी हंसने लगे, साथ साथ सुंदरलाल जी भी हंसने लगे। तभी सुंदरलाल जी की माँ ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे तुमको क्या मालूम, पहली बार साड़ी पहने और उसकी मुश्किलें क्या होती है। रुक जा बच्चों, अब तू भी साड़ी पहनकर ससुराल जाएगी ना, तब तुम्हें भी पता चलेगा। कहते हुए अपनी बेटी को हल्के सी चपत लगाते हुए उन्होंने उन दोनों को फिर उसके मायके जाने के लिए विदा किया। सुंदरलाल जी ने रास्ते में देखा कि कुछ ही दूरी पर एक खतरनाक एक्सीडेंट कुछ समय पहले ही हुआ था। उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ रेखा की साड़ी फंसने के कारण हम लेट हो गए, वरना क्या पता इस गाड़ी में शायद हम भी होते। और अपनी माँ को बताया कि माँ, अभी कुछ ही देर पहले ही यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सुंदरलाल जी की माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि शायद रेखा की साड़ी अगर ना फंसी होती तो क्या पता उस गाड़ी में मेरे बेटे बहू रहते कि क्या होता पता नहीं। धन्य है भगवान आपकी कृपा जो मेरे बेटे बहू को बचा लिया। दोनों ही माँ बेटे के मन में एक ही ख्याल आया। सुंदरलाल जी अपने ख्यालों से वापस लौटे तो उन्होंने जोरों की प्यास लग रही थी, इसलिए वे अपने कमरे से बाहर निकले। तभी उनका बेटा किशोर चिढ़ाते हुए बोला, अरे अरे बाबूजी, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? क्या चाहिए तुमको? तुम कमरे से बाहर क्यों आए? अगर तृप्ति आ गई तो फिर चिल्लाएगी। सुंदरलाल जी डरते हुए बोले, बेटा बहुत प्यास लगी थी, कमरे में रखे घड़े का पानी खत्म हो गया था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। बेटा बोला, तुम एक काम करो बाबूजी, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ और कमरे में जाकर बैठ जाओ। तृप्ति बस आती ही होगी, बिना बात के ही नाराज हो जाएगी। बेटे ने बहू के बारे में बात करते हुए कहा। सुंदरलाल जी अपने कमरे में चले गए। सुंदरलाल जी को बेटे बहू ने एक कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक पुराना कमरा दे रखा था, जिसमें न तो पंखा था और न ही लाइट की व्यवस्था थी। बेटे ने इस कमरे में अपने पिताजी के लिए कुछ ईंटों पर एक लकड़ी का तख्ता रख दिया था, जिस पर सुंदरलाल जी अपने खाने पीने का सामान रख लिया करते थे। उसी कमरे में एक कोने में सुंदरलाल जी की खाट पड़ी हुई थी, जिसके सामने उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। सुंदरलाल जी अपनी कोठरी में जाकर लेट गया और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे और रातों रात वह अपनी अतीत की यादों में खोए गए। अब आज से 60 साल पहले वे रेखा जी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाए थे। शुरू में किसी बीमारी के चलते वे दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पर उन दोनों ने लाखों जतन की। रेखा जी ने हर मंदिर हर मजार में चक्कर लगाए और सुंदरलाल जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव शहर आसपास हो या दूर हो, उन्होंने भी हर अस्पताल के चक्कर लगाए और हार कर भगवान को उन दोनों को तरस आ गया। और 10 साल के इंतजार के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर की कृपा से रेखा जी ने 2 जुड़वा
बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। होने के बाद बेटे का नाम किशोर और बेटी का नाम कविता रखा। समय के साथ ही साथ बच्चे बड़े होने लगे। देखते ही देखते उनकी पढ़ाई पूरी हुई और जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की, उनके दामाद आनंद एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। दामाद के रूप में उन्हें एक और बेटा मिल गया था, किंतु सरकारी नौकरी के चलते वह अधिकतर बाहर ही रहते थे। बेटी की शादी के अगले साल ही उन्होंने बेटा की शादी भी कर दी। शुरू में तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन धीरे धीरे बहू के रंग ढंग बदलने लगे। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने रंग बदले, रेखा जी ने भी उसे तगड़ा झटका दिया। रेखा जी जितना साधारण और सहज स्वभाव की थी, उतने ही कड़क भी थी। जैसे को तैसा व्यवहार करना उन्हें अच्छा से आता था। इसलिए रेखा जी के जीते जी वह कभी भी अपने मन की नहीं कर सकी। लेकिन उनके जाने के बाद उसने सुंदरलाल जी की जिंदगी जैसे जहन्नुम बना दी थी। अभी 3-4 महीने ही पहले रेखा जी का देहांत हो गया था। तब से किशोर की पत्नी अपने ससुर को इतना सताने लगी जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर पाई। इसलिए बेटे ने भी समस्या का समाधान निकालने के लिए ही तो अपने पिता को न ही घर में रहने दिया और न ही घर से बाहर निकाला। उसने अपने पिता को उस कमरे में रख दिया जिसमें कभी रेखा जी के रहते सुंदरलाल जी ने अपने कदम भी नहीं रखा था, जिसे कुत्ते के रहने के लिए बनाया गया था। सुंदरलाल जी के पिताजी को कुत्ते पालने का शौक था। जब तक वे जीवित थे उन्होंने 2-3 कुत्ते अपने घर में पालकर रखते थे। उनकी मृत्यु के बाद आज उस जगह किशोर ने अपने पिता को डाल दिया था और सुंदरलाल जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह अपने कारण घर में किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहते थे। सुबह को उनके कमरे में चाय कभी मिलती तो कभी नहीं मिलती और दोपहर में बेटा खाना एक अखबार में बांधकर कमरे में भिजवा देता। उसके बाद न कोई वापस उस कमरे की तरफ आता और न ही सुंदरलाल जी कहीं जा पाते। बस वह दिन रात वहीं पड़े रहते, क्योंकि वहां से बाहर जाने की मनाही थी। वह कमरा जब उन्हें जैसे कोई काल कोठरी नजर आने लगी थी। उनका घर ही उनके लिए एक कैद खाना बनकर रह गया था। कभी कभी वो सोचते कि शायद मैं इसी काल कोठरी में मर जाऊंगा, पता नहीं बाहर की दुनिया कभी देख पाऊंगा या नहीं। फिर एक दिन जैसे भगवान को उन पर तरस आ गया और बिना बताए उनके दामाद और बेटी उनके घर पहुंचे। वे अचानक वहां पहुंचकर सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे और तृप्ति ने दरवाजा खोला, उन्हें देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कविता उसके चेहरे के आगे हाथ घुमाते हुए बोली, भाभी कहाँ खो गई आप? हम अंदर आए या दरवाजा पर ही खड़े रहे? तृप्ति खुद को संभालते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, आइए ना अंदर, आइए जीजा जी अंदर आइए। आनंद और कविता दोनों अंदर आकर बैठ गए। तृप्ति ने उन्हें पानी दिया। पानी पीते पीते ही कविता बोली, भाभी घर में कोई नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए हैं? ना बच्चे हैं ना भैया है। तृप्ति ने कहा, दीदी आपके भैया तो ऑफिस गए हैं और बच्चे वो अंदर दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तृप्ति ने पीने के लिए ठंडा दिया और नमकीन बिस्किट रख दिए। तभी आनंद ने कहा, और पापा कहाँ है भाभी? तृप्ति की तो जैसी सिटी पिटी गुम हो गई। वह थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, पापा जी वह तो अभी आपके आने से पहले ही निकले, बस यही पड़ोस में ही होंगे। तभी कविता को कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। वह बोली, भाभी यह आवाज? तृप्ति झट से बोली, वो बच्चे के कमरे में जो एसी लगा है वह थोड़ा आवाज करता है। कविता बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं भाभी, इस बार तो भैया और पापा दोनों से मिलकर ही जाऊंगी। हर बार बस आती हूँ और 1-2 घंटे में ही चली जाती हूँ, पर इस बार सब काम से फ्री होकर आई हूँ। मैं तो 7-8 दिन रुक कर जाऊंगी। यह सुनते ही जैसे तृप्ति के हाथ पैर फूल गए। वह बोली, 7-8 दिन? कविता हंसते हुए बोली, क्यों भाभी, अभी चले जाएं क्या?
तृप्ति बोली, अरे नहीं दीदी, 7-8 दिन क्या, जब तक आपका दिल करे तब तक रहो दीदी, मैं अभी आती हूँ, आप बैठिए। कहकर वहाँ वह गई और किशोर को फोन लगाकर बोली, सुनिए जी, आपकी बहन इस बार रहने के इरादे से आई है। अभी वह आराम कर रही है, पर फिर आपके बारे में पूछने लगी तो मैं क्या कहूँगी। किशोर बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, आकर सब संभाल लूँगा, तुम आराम करो। दोपहर में सभी आराम से सो रहे थे, तभी कविता और उसके बच्चे जागे। तब तक तृप्ति के बच्चे भी जाग चुके थे। दौड़ते हुए वह कविता के पास आए और बुआ करते हुए उससे लिपट गए और बोले, बुआ आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो। कविता ने बच्चों को बैग से कपड़े निकाले और बच्चों को देते हुए बोली, कैसा लगा बुआ का गिफ्ट। बच्चे बहुत खुश हुए और फिर नए नए कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमने लगे। तभी कविता ने फिर से पूछा, भाभी हमें यहाँ आए काफ़ी टाइम हो गया, पापा अभी तक नहीं आए, ऐसे कहाँ चले गए। तभी सोनू बोली, दादाजी। तो तभी तृप्ति ने सोनू के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अपने दोस्तों के गांव गए हैं। वह पास में ही एक गांव है जहां पिताजी के दोस्त रहते हैं, तो वो वहां गए हैं। कविता को बड़ा अजीब लगा। अच्छा भाभी, हमें पापा ने कभी नहीं बताया इस बारे में। खैर आप यह तो पूछो कि वे कब तक आएंगे। पापा ने बताया उन्हें कि हम आए हैं। तृप्ति बोली, दीदी पापा जी के पास फोन नहीं है, इसलिए थोड़ी देर रुकिए, आपके भैया आएंगे, फिर आपकी बात करवा देंगे। वे दोनों इसलिए कविता के सामने सच नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कविता को अगर उसके पिताजी ने बता दिया कि यह लोग के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तो कविता उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसे सच छुपाने की कोशिश की जा रही थी। कविता ने आनंद से कहा, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हम जब से आए हैं तब से पापा हमें नहीं दिखे, और फिर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल पहले जब भी कविता आती थी तो पहले से बता कर आती थी, और वैसे भी उनकी माँ को गुजरे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। वह उनके बाद 2 बार ही आई थी, वह भी अपने भैया और भाभी को बताकर। तो किशोर ने पहले ही अपने पिता जी को समझा दिया था। उसने कहा था कि पापा घर में झगड़ों के बीच में कविताओं को क्यों लाना, वह बिना बात के ही परेशान हो गई। और फिर आज वे दोनों बिना बताए घर आए थे, तो किशोर और तृप्ति को अपने पिता की वेशभूषा सुधारने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते रात हो गई और किशोर भी घर आ गया। उसने ऐसे ही कहा कि पापा से मेरी बात हुई है। जब मैं घर आ रहा था तभी रास्ते में ही उनका कॉल आया था। वह कह रहे थे कि वह सुबह तक आएंगे। जब मैं तुम्हारे बारे में बताया तो बोले, अब तो लेट हो गया है, कल सुबह आऊँगा। कविता भी चुप रही, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि सोनू भतीजी बताना चाह रही थी। कविता तृप्ति से बोली, भाभी मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर लाती हूँ, आप तब तक खाना तैयार कर लीजिए। तृप्ति मन मोहस कर काम करने लग गई और बड़बड़ाने लगी, अब गई महारानी और अब झाड़ने, देखो तो जरा, पता नहीं कब आएगी, कितना काम बढ़ गया है मेरा। हंसी हंसते हुए बोले, आप जाइए दीदी, यह सब मैं कर लूँगी। कविता और आनंद सभी बच्चे को लेकर बाहर मार्केट की तरफ चले गए। कविता सोनू से बोली, बेटा तुझे क्या खाना है? आज तू जो बोलेगी बुआ तुझे वही खिलाएगी। सोनू की फरमाइश की लिस्ट शुरू हुई। बुआ मुझे आइसक्रीम, मोमोज, पनीर टिक्का खाने हैं। आज के लिए इतना ही। बेहद मासूमियत सा मुंह बनाते हुए बोली, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना बुआ, आज बस इतना ही दिला दो। कविता और आनंद दोनों हंसते हुए बोली, हाँ सही
हाँ सही में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सोनू की सारी चीज़ें दिलाकर कविता ने उसे पूछना शुरू किया। सोनू बेटा दादाजी कहाँ है? कुछ सोचकर वह बोली, नहीं बुआ, मुझे नहीं पता। कविता ने खाने की सारी चीज़ें सोनू के सामने से हटाते हुए कहा, अच्छा फिर तो तुम्हें यह सब नहीं मिल सकता। यह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे बताओगी। सोनू बोले, अरे बुआ, मम्मी ने मना किया है आपको कुछ न बताऊं और आप समझती नहीं है। कविता ने कहा, बेटा मम्मी ने क्या बताने के लिए मना किया है? सोनू बोली, यही कि दादाजी घर में ही हैं। कविता थोड़ी अचंभित हुई और बोली, पापा घर में है? भाभी यह बात मुझसे क्यों छुपाना चाहती है? और अगर पापा घर में ही है तो मुझे क्यों नहीं मिले? और वह कहाँ है? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। सोनू बोली, बुआ ऐसे कैसे दिख जाते? दादाजी तो पीछे वाले कमरे में है ना। सोनू बोली, बुआ प्लीज आप मम्मी को मत बोलना कि मैंने आपसे यह सब आपसे कहा है, वरना मम्मी मुझे मारेगी। कविता बोली, ठीक है बेटा, पर कहाँ है दादाजी यह तो बताओ। सोनू बोली, बुआ वह जो पीछे कुत्तों वाला कमरा है वहीं पर है दादाजी। कविता ने जैसे ही यह सुना उसके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। यह चौंकते हुए बोली, बेटा यह तुम क्या कह रही हो? दादाजी उस कुत्ते वाले कमरे में है, पर वह तो बहुत समय से बंद था ना। वह बोली, उसकी तो छत भी खराब है, ऊपर से बरसात का मौसम, पता नहीं पापा कैसे उस कमरे में रह रहे हैं। तभी आनंद ने कहा, कविता परेशान मत हो, हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं पापा किस हाल में हैं। और फिर मौसम भी खराब है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। आसमान की तरफ देखो। और कविता बोली, हाँ आनंद आप सही कह रहे हैं बेटा, चलो जल्दी जल्दी यह सब फिनिश करो, हमें अभी घर जाना होगा। मैं तुम्हें फिर कभी यह सब खिला दूंगी। आनंद और कविता बच्चों को लेकर घर वापस आए तो देखा कि घर में तृप्ति और किशोर भी नहीं थे। कविता तेज कदमों से पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ी कि तभी उसने अपने भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने ससुर से कुछ कह रही थी। बाबूजी, अगर 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करके रखना, और हाँ, ज़्यादा बेटी का सगा बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे कुछ कहोगे भी तो वह आपकी बातें सुनकर चली जाएगी। बाद में हम ही यहाँ रह जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए। आज सुंदरलाल जी बोल पड़े, तृप्ति आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तमीज से बात कर रही हो। यह कविता के आने का डर है या किशोर यहाँ खड़ा है? इस बात का इतने में ही तृप्ति भड़क गई और बोली, तुझे तमीज पच नहीं रही है क्या बूढ़े? इतनी इज्जत दे रही हूँ, कम है क्या? एक तो तुझे बनाकर खिलाऊं, ऊपर से तेरे ड्रामे देखूं, और जहाँ तक बात रही तेरे बेटे की, तो इससे मुझे डर नहीं लगता, बल्कि इसको मुझसे डर लगता है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और केस भी कर दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए मारते पीटते हो। और जहाँ तक बात रही तेरी बेटी का, तो बस 2 या 3 दिन के लिए है, इसलिए नखरे कम कर और उठकर यह साफ सुथरे कपड़े पहन ले। पता नहीं कैसे गुदरी को पहने पूरा टाइम रह लेता है। वह खुद को सुंदरलाल जी से दूर करते हुए बोली, कविता के समय पर दिमाग का इस्तेमाल करके यह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और तृप्ति के सामने आकर तृप्ति से बोली, वाह भाभी, क्या संस्कार है आपके। क्या आपके माँ बाप ने आपको यह सब सिखाया है? आपको मेरे पिताजी के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हुए एक बार अपने पिता की याद नहीं आई क्या? आप इन्हें भी इसी तरह कुत्ते वाले कमरे में डालकर रखती हो। तृप्ति की बोलती बंद हो गई। फिर उसने अपने भाई से कहा, और भाई, आपको शर्म नहीं आई अपने बाप के साथ ऐसा करते हुए? कैसे बेटा हो तुम? आज के बाद मेरे पापा के आसपास भटकने की कोशिश मत करना, वरना इतने डंडे मारूंगी कि दोनों याद रखोगे।
आनंद और बच्चे भी आ चुके थे। फिर आनंद और कविता अपने पिता सुंदरलाल जी को अपने साथ लेकर चले गए और सुंदरलाल जी ने जीते जी अपना सारी जमीन जायदाद और अपना घर भी कविता के नाम पर दिया। जब तक वह जिंदा थे तब तक अपने नाती और नातिन, बेटी और दामाद के साथ सुकून भरी जिंदगी जिए। और जब वह दुनिया को छोड़कर चले गए तो कविता अपने पति के साथ अपने मायके गई। वहां अभी तक उसके भाई भाभी रह रहे थे। उसने वकील और पुलिस की मदद से उस जगह को खाली कराया और अपने घर को एक अनाथालय में बदल दिया, क्योंकि उसके पिता को उसने जिस हालत में देखा था वह नहीं चाहती थी कि और कोई बूढ़ा व्यक्ति भी इस तकलीफ से गुजरे। आज इस वृद्धाश्रम में बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। और सुंदरलाल जी की मूर्ति जो कि कविता ने वृद्धाश्रम में लगवाई थी, उसे देखकर सभी लोग इस बात का शुक्र अदा करते हैं। सुंदरलाल जी वृद्धाश्रम संस्था पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। सभी लोग इस वृद्धाश्रम में एक परिवार की तरह रहते और सभी त्योहारों पर वह उन सभी वृद्धों के लिए मिठाइयाँ लाती। सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते और कविता और उसके बच्चों को दुआएं देते। कविता के इस कदम से जाने कितने अनाथ माता पिता को सहारा मिला। उधर तृप्ति और किशोर सब से अपने घर छोड़ कर गए। तब से एक दिन भी सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाए, क्योंकि किशोर नंबर 2 का काम करता था, उसमें पकड़ा गया, जिसके कारण उसे जेल की सजा हो गई। तृप्ति अपने मायके गई तो उसकी भाभी ने ताने दे देकर उसका जीना हराम कर दिया। अब तृप्ति दिन रात आंसू बहाती रहती। कभी तो उसके और उसके बच्चों को दोनों टाइम खाना भी भरपेट नसीब नहीं होता। उसे वह हर पल याद आता जैसे अत्याचार उसने अपने पिता समान ससुर के साथ किया था। अंत में तृप्ति को कैंसर की बीमारी हो गई और लावारिस की तरह उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उसकी बेटी सोनू को कविता ने भरपूर प्यार दिया और उसे अपने बच्चों के साथ उच्च शिक्षा दिलाई। तो माता पिता भगवान के समान होते हैं। वो भले ही अपने मुंह से बोलकर या अपने दुख नहीं बताते, लेकिन जब उसका मन दुखता है और आह निकलती है तो खुद बद्दुआ लग जाती है। देर सवेर ही सही, लेकिन अपने कुकर्मों की सजा जरूर मिलती है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर उसका मन प्रसन्न रहेगा तो अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। यही सत्य है।